हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक क्वाड्रुपोल मोमेंट। यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर जो क्वाड्रुपोल का जो मतलब है ना, वो मतलब है कोई भी क्वाड्रुपोल का चार, कोई भी चार जिसके पोल हो। इसका जो विशेष मीनिंग है, उसका फिजिकल मीनिंग से पहले हम इसका एक डेरिवेशन निकालेंगे और उससे पहले हम इसका यूज या हमने इसको किस अप्रोच से हमने इसका यूज किया या कैसे हमने इसको निकाला उसके बारे में देखते हैं। ये एक डायग्राम देखिए जिसके अंदर ये जो ग्रीन रंग से जो की गई है, शेड की गई पूरी, ये मान लिया पूरा एक न्यूक्लियस है। एज्यूम कर लिया हमने कि एक न्यूक्लियस है और ये जो डॉट्स हैं ये सारे, ये सब पॉजिटिव चार्ज। यानी कि हमने जो अप्रोच मानी है वो अप्रोच ये मानी है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मान लीजिए स्पेयर है, स्पेयर में ये कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हमने वहां पर एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया, जैसे मैंने ये बना रखा है, एक छोटा सा मैंने वहां पर एक वॉल्यूम ले लिया और ये जो पॉइंट है वो कोई सेंटर पॉइंट है। ये एक्चुअली होना तो यहां चाहिए था, लेकिन यहां होने से डायग्राम काफी छोटा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहां ले लिया। ये जो है वो एक आर यानी कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा, जो कि मैंने आर वेक्टर से दर्शाया। उस ओरिजिन सेंटर पॉइंट से जेड एक्सिस पर, यानी कि खड़े परपेंडिकुलर जेड एक्सिस पर, ये यहां मैंने लिया, जो कि जेड एक्सिस लिए मैंने, और मैं किसी पॉइंट ए पर या किसी पॉइंट पी पर अगर मैं कोई भी क्वाड्रुपोल मोमेंट निकालता हूं या डाइपोल मोमेंट निकालता हूं या फिर मैं केवल मोमेंट निकालता हूं केवल, तो मैं किसी पी पॉइंट पे निकालता हूं, उसके लिए जो जिस पी पॉइंट पे निकाल रहा हूं उसकी उस स्फीयर के केंद्र से जो दूरी है वो आर कैपिटल हो जाएगी। ये कैपिटल आर है। और ये जो वॉल्यूम मैंने माना है, जिस वॉल्यूम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसके कारण मैं किसी पी पॉइंट पर जो है वो क्वाड्रुपोल मोमेंट निकालना चाहता हूं, उसके लिए जो दूरी है वो मैंने यहां पर ए मेंशन की है। और इसके अंदर जो सबसे जो अपने को मेन चीज ध्यान रखनी है, हमने इस प्रकार की प्रॉब्लम को 12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सोल्व किया, जहां हम डाइपोल मोमेंट सोल्व करते हैं। ठीक इसी प्रकार मैंने यहाँ पर जो मेंशन किया है वो मेंशन किया है पोटेंशियल को, कि जो पोटेंशियल जो होता है उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि पोटेंशियल में से KQ/R के बराबर होता है, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं स्टैटिक्स फिजिक्स के अंदर। यहाँ पर जो हमने अप्रोच लिए कि न्यूक्लियस में जो चार्ज यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि वो किसी पूरे स्फीयर के वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और ये जो हमने लिया है, ये हमने कोई छोटा सा वॉल्यूम लिया है, यानी कि उसमें भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक इसी प्रकार होगा। और चार्ज का किसी भी वॉल्यूम यानी किसी भी आयतन में डिस्ट्रीब्यूशन जब किया जाए, उसका फॉर्मूला जो हम है वो ठीक हम इस प्रकार लिखते हैं कि जो रो आर होता है वो लिखते हैं अपन Q/V, हम इस प्रकार लिखते हैं। और हमने यहाँ पर कोई छोटा वॉल्यूम लिया है, यानी कि पूरे वॉल्यूम का कोई छोटा सा पार्ट लिया है, तो इसको मैं किसी स्मॉल पोर्शन के लिए लूंगा, तो लूंगा डेल्टा Q/ΔV, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी स्मॉल वॉल्यूम में जिसमें कोई स्मॉल या फिर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज वहां पर है। तो हमारा जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया वो डेल्टा Q/ΔV हो गया। हमारा जो पोटेंशियल है, यानी कि इस पूरे की वजह से जो पोटेंशियल मिलता हमें इस पी पॉइंट के ऊपर, वो मिलता हमें phi = KQ/R मिलता। लेकिन हम इस स्मॉल वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं पी पॉइंट पर, तो डिस्टेंस क्या है आपकी ए, तो यानी कि जो R है वो रिप्लेस हो जाएगी किसी से, हो जाएगी ए से, और जो Q है वो रिप्लेस हो जाएगा किसी भी डेल्टा Q से, यानी कि किसी स्मॉल जो इसमें चार्ज है, जितना इसमें चार्ज है। तो यानी कि मैं इसके लिए लिखूंगा कि चार्ज इन दिस पोर्शन, यानी इसमें जो चार्ज है वो क्या आएगा, यहाँ से डेल्टा Q = रो R ΔV आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको इस इक्वेशन से? यहाँ से ये ड्राइव हो गया। और ये किसके कारण आ रहा है? कंप्लीट के कारण आ रहा है।
मुझे तो किसी स्मॉल वॉल्यूम के लिए निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं स्मॉल पोर्शन लूंगा कि डेल्टा फाई इक्वल टू ए और डेल्टा क्यू अपॉन आर, ये लूंगा। मतलब कि किसी भी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए ये क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई हो जाएगा। और डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है इसके रेस्पेक्ट में मैं यहां से पुट करूंगा, इनकी वैल्यू में यहां पुट करूंगा, तो क्या होगा, वो हो जाएगा के, और डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो आर और डेल्टा वी अपॉन जो आर यानी कि ये वाली दूरी जो कि यहाँ पे क्या है, ए से लिखी गई है, यानी कि दूरी हो जाएगी ए। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब हमारा जो इस फॉर्मूले में हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जो डेल्टा फाई निकालना है, उसके लिए देखो यहाँ पे के है एक, तो जो कि एक नियतांक होता है, और जो आपका रो आर है यानी कि एक डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम में, वो भी क्या होता है, फिक्स अमाउंट होती है। और डेल्टा वी जो हमने यहाँ पर वॉल्यूम लिया है, लेकिन जो ए है, ये दूरी जो ए है ये हमें पता नहीं है, एग्जैक्टली ये दूरी हमें पता नहीं है। तो इस दूरी को पता करने के लिए हम थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पर कि ओ, ये कोई भी पॉइंट में एम मान लेता हूँ, ओ एम और पी पॉइंट, ये त्रिभुज की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि हम लेते हैं त्रिभुज ओ एम और पी, ओ एम और पी, ये मैंने कोई भी त्रिभुज ले लिया है। इस त्रिभुज में कहीं पर भी 90 डिग्री का कोई एंगल नहीं है, आप देख पा रहे हैं यहाँ कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो यानी कि जब भी किसी त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल होता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक इस प्रकार, यानी कि अगर 90 डिग्री एंगल है तो ये जो है, जो सी होता है वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। लेकिन इस ट्रायंगल में कहीं पर भी 90 डिग्री एंगल नहीं है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा, यानी कि कोसाइन रूल जो होता है, मान लिया यहाँ अगर कोई भी 90 डिग्री नहीं है अगर, और यहाँ पे कोई एंगल है कोई भी, अगर सपोज यहाँ 90 डिग्री नहीं है कोई एंगल है, तो हम कैसे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, और जो एंगल आपका थीटा है वो आपका ये होता है। और जब ये थीटा जब होता है वो 90 डिग्री हो जाए, यानी कि बी और ए की थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो ये वैल्यू हम यहाँ 90 पुट करते हैं और ये वैल्यू पूरी 0 हो जाती है और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है और इसे आप रिपीट करके जरूर देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम कोसाइन रूल का यूज करेंगे। और एक चीज और नोटिस कीजिए, यहाँ पर हम एक वेक्टर सिद्धांत से हम इसको, जो r है उसकी डायरेक्शन इस प्रकार इधर है और ए की डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो वेक्टर सिद्धांत से हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका r और प्लस a यानी कि एक दिशा में जाने वाले वेक्टर हमेशा जुड़ते हैं और वो किसके बराबर होते हैं, जहां पर ये पॉइंट अपोजिट दिशा में मिलते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि a वेक्टर प्लस r वेक्टर बराबर ये कैपिटल R वेक्टर, यानी कि ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर जो किसी भी R वेक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम जो है वो जो वैल्यू है, हम a की वैल्यू क्या निकाल पाएंगे, हम निकाल पाएंगे r वेक्टर माइनस r, ये वैल्यू हम निकाल पाएंगे, किसकी, a की निकाल पाएंगे। या हम r की वैल्यू निकालना चाहते तो क्या करेंगे, हम a को इधर भेज देंगे और उसे निकाल लेंगे। एक चीज और रिमेंबर रही कि हमने यहाँ पर a की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ, अब हमें r और माइनस ये r जो कि वेक्टर लगा होगा ऊपर ये है। अब यहाँ पर आप कोसाइन रूल का यूज कीजिए, इस त्रिभुज में आप अगर कोसाइन रूल का यूज करने पर, क्योंकि कोसाइन रूल जो कि ठीक इस प्रकार लगे कोसाइन रूल, यहाँ पर आप अगर कोसाइन रूल का यूज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जो आपका a स्क्वायर है, ठीक है, वो क्या होगा, एंगल के सामने वाला, एंगल सामने वाला c वाला, वो फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, ऊपर वाले की तरह वो लिखा जाएगा a स्क्वायर बराबर, यानी कि ये a स्क्वायर जो कि c के बराबर यहाँ से, फिर ये दोनों का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर, वो होगा r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर
और माइनस यहाँ से -2ab -2 और वहाँ जो है वो a इसके लिए क्या है यहाँ पर r और स्मॉल r और cos थीटा, ये यहाँ पर लिखा जाएगा पूरा का पूरा। और यहाँ पर जो है मुझे जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए a की वैल्यू चाहिए और वो भी 1/a की वैल्यू चाहिए। तो यानी कि इसको मैं क्या करूँगा a इक्वल टू इसको मैं पूरे को रूट में डाल देता हूँ। मैंने पूरे को रूट में डाल दिया r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा। क्लियर हुआ यहाँ से? और इससे मैं क्या करता हूँ इस r को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और जो पूरा सिनारियो फिर मैं इसको 1/a कर, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए 1/a की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं इसे क्या करता हूँ 1/a कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले जो करता हूँ वो करता हूँ a इक्वल टू r को मैंने बाहर निकाल लिया और रिमेनिंग टर्म क्या बचा, यहाँ से मैंने r स्क्वायर को बाहर निकाला तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर और माइनस 2r अपॉन r और cos थीटा। ये यहाँ पर ये टर्म बचेगा, यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया और ये क्या है रूट है, मतलब 1/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए 1/a की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो 1/a की वैल्यू निकालूंगा अगर मैं लिखूंगा 1/a बराबर 1/r और ये पूरा पोर्शन में a क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये 1/, हो जाएगा और 1/, होगा तो क्या होगा ये पोर्शन जब ऊपर आएगा तो क्या वो वहां पर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2r अपॉन r कोस थीटा माइनस 1/2, यानी कि मैंने 1/a ले लिया है, ये वाला 1/a ले लिया है मैंने और यहाँ पर इस प्रकार वैल्यू हुआ। अब इसको मैं फर्दर सोल्व करना चाहता हूँ तो मैं फर्दर सोल्व तभी कर सकता हूँ अगर मैं बायोनोमियल एक्सपेंशन का यूज करूँ। और बायोनोमियल जो एक्सपेंशन है उस बायोनोमियल एक्सपेंशन की जो कंडीशन क्या होती है, वो ये होती है 1 प्लस एक्स की पावर जो n होती है वो लिखी जाती है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन कोसेक n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस ऐसे कंटिन्यू। ये बायोनोमियल एक्सपेंशन किया जाता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि x छोटा होनी चाहिए a से। तो इसी कंडीशन को आप यहाँ अप्लाई कीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, x की जगह आपका ये वाला पोर्शन पूरा x की जगह है, ये पोर्शन पूरा आपका x की जगह जो कि क्या होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए, a से स्मॉल होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है पूरा पोर्शन a से स्मॉल है, यानी कि हमने जो कंडीशन मानी है वो क्या मानी है कि r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2r अपॉन r कोस थीटा है वो क्या है छोटा है 1 से। अगर ये 1 से छोटा होता है तो हम इसको बायोनोमियल एक्सपेंशन में खोल सकते हैं। हम इसका बायोनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, वो होता है 1/a इक्वल टू 1/r और यहाँ पर 1 जो है वो पहला बायोनोमियल एक्सपेंशन 1 का 1 रहेगा, 1 प्लस आपका जो n है वो क्या है -1/2 है आपका। तो यहाँ पर n की जगह लिखोगे आप -1/2 और x क्या है आपका r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2r अपॉन r कोस थीटा। तो मैं इसको कोष्ठक में लिख देता हूँ, वो लिखता हूँ r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2r अपॉन r कोस थीटा। ये मैंने यहाँ पर ये n और x लिख दिया मैंने यहाँ पर। और अगला है वो क्या आएगा यहाँ पर प्लस आएगा और n कोष्ठक n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है -1/2, इसकी वैल्यू को आप यहाँ रखोगे अगर -1/2 और -1 तो क्या होगा -3/2 और यहाँ पे 1/2, यानी कि रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा माइनस और ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि आप इसे जस्ट सॉल्व आउट करके देखना, इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4 और जो x है आपका वो क्या होगा x आपका पूरा वन पोर्शन x ये है आपका जो कि स्क्वायर और 2 का फैक्टोरियल जो है वो अंदर आया बाहर आएगा तो वो 4 × 2 ऐड कर देगा।
4 इंटू 2 8 करेगा। आप इसे आप इसे सोल्व कीजिएगा, बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो यही पोर्शन वापस लिख दूंगा मैं, r का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2r अपॉन r कोस थीटा स्क्वायर और प्लस सो ये टर्म्स आगे चलते जाएंगे, लेकिन इन आगे के टर्मों को हम नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे जो ये r है इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है, यानी कि r क्या है आपका ये वाला, ये r जितना बड़ा होता जाता है और ये जो r है वो क्या है, वो स्मॉल है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी होती जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए उसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये होगा 1 बाई a इक्वल टू, ये जो 1 बाई r इक्वेशन इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1 अपॉन r और वहां पर 1 माइनस ये जो टर्म है वो 1 बाई 2 जो है वो अंदर चला जाएगा, यानी यह हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर और ये माइनस और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा r बाई r और कोस थीटा। और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर प्लस का निशान है, ये मैंने यहाँ पर इसको प्लस ले लिया और ये देखो 3/8 पर ये पूरा स्क्वायर का टर्म है, यानी कि मैं 3/8 को आउटसाइड रखता हूँ और पूरे टर्म को मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो पहला टर्म जो होगा इसका ये होगा a आपका, ये होगा b, यानी कि a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, ये a है और ये b है इसका स्क्वायर। तो पहला a का स्क्वायर क्या होगा r की पावर 4 अपॉन r की पावर 4, ये हो गया a स्क्वायर। दूसरा होगा b स्क्वायर, यानी कि b क्या होगा आपका प्लस 2r इसका स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा और जो है माइनस 2ab आएगा, यानी कि ये 2ab, तो यानी कि 2 और a क्या है आपका r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर और आपका b क्या है डॉट 2r अपॉन r कोस थीटा। ये आपका इसका मैंने इसको पूरे टर्म को खोल दिया है। अब आप देखेंगे कि यहां पर होगा 1 बाई a इक्वल टू 1 अपॉन r। ये जो टर्म है यहां आप नोट करोगे, इसको मैं अंदर गुणा कर देता हूं पूरे टर्म में, ये 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर माइनस r बाई r कोस थीटा प्लस 3/8, ये हो गया तो r के पावर 4 और r के पावर 4 प्लस 3/8 अंदर जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 से 8 कटेगा तो कितना बचेगा नीचे 2, यानी कि 3/2 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3/8 अंदर आएगा तो आएगा माइनस 3/8 3/4 बच जाएगा, 3/4 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r और क्या r क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और ये r और r ये भी क्या हो जाएगा स्मॉल r क्यूब हो जाएगा, और ये 2 है उससे यानी 2 क्या 4 और 4 ये 8 से कटेगा तो क्या बचेगा 3/2 और कोस थीटा बचेगा। ये आपका टर्म रिमेनिंग टर्म बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो r का जो सिंगल r का जो टर्म है उसको हम पहले बाहर निकाल देते हैं। देखो सिंगल टर्म कहाँ है, केवल सिंगल r का टर्म केवल यहाँ पर है केवल। ठीक है, बाकी देखो r स्क्वायर का टर्म, ये r स्क्वायर का टर्म है और ये आपका r स्क्वायर का टर्म है। ठीक है, और ये आपका r का क्यूब टर्म है और ये r का 4 टर्म है, इनको अपन सेपरेट करते हैं। तो यानी कि ये आएगा 1 अपॉन a बराबर 1 अपॉन r, और मैं इस 1 अपॉन r को अंदर ले लेता हूं, तो यानी कि इसको मैं अंदर लूंगा अगर तो क्या होगा 1 अपॉन r, यहाँ पर 1 अपॉन r माइनस ये r होगा तो क्या होगा r स्क्वायर अपॉन 2r की पावर क्यूब, फिर ये r अंदर आएगा क्या होगा माइनस r अपॉन r स्क्वायर और कोस थीटा, और ये r फिर अंदर जाएगा तो क्या होगा प्लस 3/8
r की पावर 4 अपॉन r की पावर 5, ये r इससे हो गया, प्लस 3/2 r स्क्वायर और r की पावर क्यूब और cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और यहां पर 1/2 क्या आएगा, माइनस 3/2 r की पावर क्यूब r की पावर 4 cos थीटा, ये आएगा। क्लियर है? अब देखो हमें करना क्या है, हमें ये पता है कि हमने जो डायग्राम देखा उसमें r की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, किससे, इससे, तो क्या होगा कि जो भी r की पावर 4 से ऊपर के टर्म है, जैसे कि ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, ये टर्म क्या होंगे, ये टर्म हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये टर्म क्या करेंगे हम लोग, नेगलेक्ट करेंगे टर्म। और यहां पे देखिए कि यहां पर सिंगल टर्म क्या बचा, एक तो 1/r टर्म बचा, दूसरा टर्म को यहां पर r स्क्वायर r की क्यूब यहां पर भी है और ये टर्म यहां पर भी है, ये टर्म दोनों में क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है। और एक ये लास्ट टर्म बचा आपका ये वाला, इन टर्म को रीअरेंज करने पर यानी कि 1/a इक्वल टू ये आएगा 1/r माइनस, इस टर्म को लेता हूं r स्क्वायर वाले को, r/r स्क्वायर और cos थीटा। और फिर ये देखो इस टर्म में से और इस टर्म में से r स्क्वायर और 2r क्यूब कॉमन लेने पर, तो ये क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा आपका प्लस, कॉमन ही ले रहे हैं अपन, कॉमन ले रहे हैं r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, इन दोनों में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से मैं कॉमन ले रहा हूं, तो क्या होगा देखो, यहां पर r स्क्वायर है, यहां पर भी r स्क्वायर है, यहां पर r क्यूब है, यहां भी r क्यूब है, यहां 2 है और यहां भी 2 है, ये टर्म कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, केवल 3 cos स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा, -1 और ये यहां पर। अब कई बार कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन रह जाता है कि सर हमने r की पावर 4 और r की पावर 5 को नेगलेक्ट क्यों किया, ये भी तो एक फिजिकल मीनिंग, भले इनकी कुछ माइनॉरिटी वैल्यू आए लेकिन ये एक्चुअली वैल्यू तो रखते हैं ना। इसका एग्जैक्ट रीजन है स्टूडेंट्स कि हम लोगों का जो पर्पज है वो पर्पज क्या है, हम लोग क्वाड्रपोल मोमेंट निकाल रहे हैं, यानी कि जिस आप क्वाड्रपोल का मतलब है कि जब 1/r होता है, यानी कि जब 1/r मतलब ये मोनोपोल है, 1/r स्क्वायर होता है ये मतलब डाइपोल है, और 1/r की पावर क्यूब है, इसका मतलब ये क्वाड्रपोल मोमेंट है। और ये जो फर्दर जो ये बढ़ते जाएंगे ये टर्म्स हमें अभी ज्ञात नहीं करने, हम केवल क्वाड्रपोल मोमेंट ही ज्ञात करें, इसलिए हमने यहां तक ही ज्ञात किया, बाकी के सारे टर्मों को हमने कैंसिल आउट कर दिया, यानी कि हमने उनको नेगलेक्ट कर दिया। उसका रीजन पता लग गया आपको। अच्छा अब देखो कि हमारा जो फाई का जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था फाई का हमारा, वो था फाई इक्वल टू के रो आर डेल्टा वी अपॉन ए, ये फॉर्मूला था हमारा। और इसको डेल्टा फाई करोगे आप, अगर डेल्टा फाई और फिर यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, या दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो आप, जो भी आप करना चाहो। तो देखो यहाँ 1/a की जो वैल्यू है वो अपन यहाँ से लेंगे, और जो यहाँ पे k है, जो k है, k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हम कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हुए हैं इस चीज को। हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करने पर जो हमारा रिजल्ट होगा वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, वो होगा जो आपका फाई होगा, मैंने यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन में डाल दिया है, तो k है वो कॉमन रहेगा, तो 1/4 ले लो या कुछ भी ले लो, मैंने k जस्ट कॉमन ले लिया। क्लियर? 1/a की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा अगर मैं, तो क्या होगा, ये टर्म सब में गुणा होगा, ये टर्म क्या होगा, सब में गुणा होगा, यानी कि इंटीग्रेशन रो आर डेल्टा वी, और ये टर्म क्या होगा 1/a, यानी कि ये वाला टर्म, ये पूरा टर्म लिख दूंगा मैं, 1/r माइनस r/r स्क्वायर cos थीटा और प्लस r स्क्वायर 2r की पावर क्यूब और 3 cos स्क्वायर थीटा -1। ये मैंने क्या किया है, 1/r की वैल्यू रख दी, 1/r की पूरी वैल्यू यहाँ पर रख दी, जो मुझे यहाँ पर मिली। अब मैं क्या करूंगा, इसको अंदर गुणा करने पर,
तो कंडीशन क्या होगी, फाई इक्वल टू होगा, वो होगा कि तो हमेशा बाहर ही रहेगा, जो सब में कॉमन है, ये इसके अंदर एंटर होगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन रो आर डेल्टा वी अपॉन आर, ये कंडीशन बनेगी। क्लियर है? और अगला क्या होगा, इसके अंदर होगा तो माइनस, और ये होगा तो क्या होगा, आर अपॉन आर रो आर कोस थीटा डेल्टा वी, ये आपका सेकेंड टर्म बनेगा, ये इसके अंदर एंटर होगा। तो तीसरा बनेगा तीसरा होगा आपका, वो होगा इंटीग्रेशन रो आर, और ये क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन आर की क्यूब 2, और ये क्या होगा 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डेल्टा वी, और ये आपका पूरा टर्म बन जाएगा। क्लियर है? ये आपके टर्म्स बन गए हैं। और यहाँ पर ये स्क्वायर होगा, यहाँ पर जो टर्म्स बने हैं उसको हम अगर ये कहें कि k अगर अंदर चला गया तो इक्वेशन क्या बनेगी, इंटीग्रेशन k, ये आपका k, और रो डेल्टा वी आपको a का मतलब क्या है, जो भी डिस्टेंस उसकी, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, r, तो यानी कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये मोनोपोल की तरह, यानी कि इस टर्म को अगर मैं क्या करूं, p0 लिख दूं, यानी कि फर्स्ट टर्म के लिए, तो P0 बराबर लिख सकता हूं मैं इंटीग्रेशन ऑफ रो आर डेल्टा वी, इसे मैंने लिख दिया P0, इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया P0, और यहां पर मैंने P1 इंटीग्रेशन क्या लिख दिया, यहां पर ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ रो आर कोस थीटा डेल्टा वी, ये मैंने सेकंड के लिए लिख दिया, और ये जो r है वो यहां आ जाएगा, यानी कि यहां पर r हो जाएगा। क्लियर है आपका? ठीक है। और यहां पर P3 के लिए मैं क्या लिखूंगा, P3 के लिए मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर, यानी कि रो आर इंटीग्रेशन आर स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डेल्टा वी, ये टर्म मैंने लिख दिया है यहाँ पर, यानी कि इसको आपने P0 मान लिया, इसको आपने P1 मान लिया, इसको आपने P3 मान लिया, और जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी आपकी फाई इक्वल टू जो आपकी होगी वो होगी K, ये आपका K, और इसको आपने क्या माना, P0 माना, तो होगी वो P0 अपॉन R माइनस ये वाला, और ये अंदर जाएगा, और इसको आपने क्या माना, पूरे को इसको आपने माना P1, तो P1 अपॉन R स्क्वायर, और प्लस यहां पर क्या होगा K P3, इसे P0 इसे P1 इसे P2 मान लो, P2 अपॉन R और 3 2R3, यानी कि अपन ने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और रिमेंबर रखना, ये आपका जो P0 है ये मोनोपोल के लिए, किसके लिए आपका, ये मोनोपोल के लिए, और ये जो आपका सेकंड है ये होगा आपके डाइपोल के लिए, और ये जो आपका नेक्स्ट है वो होगा क्वाड्रपोल मोमेंट के लिए। ठीक है, तो यानी कि पूरा जो फाई जो लिखा गया वो इसके टर्म में आपका लिखा जा सकता है, जो कि पहला आपको दिखाता है मोनोपोल के लिए, दूसरा आपको दिखा डाइपोल के लिए, और तीसरा आपका क्वाड्रल मोमेंट के लिए। और यहां पर आप नोटिस करोगे कि ये जो आपका क्वाड्रल मोमेंट जो हमारा मेन टॉपिक है
इस क्वाड्रुपल मोमेंट में मैं इस क्वाड्रुपल मोमेंट को एक बार फिर से इस प्रकार लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं इसे कि यहां पर P2 बराबर यहां पर इंटीग्रेशन रो r, और मैंने क्या किया, इस r स्क्वायर को अंदर डाल दिया, यानी कि यहां पर जो बनेगा वो बनेगा 3r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर और डेल्टा v। मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, इस r स्क्वायर को मैंने अंदर एंटर करा दिया मैंने, तो यहाँ क्या हुआ 3r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर, और इस टर्म को जो है मैं r कोस थीटा को स्फेरिकल सिमेट्री या स्फेरिकल ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं रो r और 3z माइनस r स्क्वायर डेल्टा v। इसका डिस्कशन मैं अभी जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका डिस्कशन करूंगा, बस के ब्रीफली आपको बता रहा हूं, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि z स्फेरिकल ज्योमेट्री में जो होता है वो क्या होता है, z इक्वल टू r cos थीटा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो ये इक्वेशन है हमारी, वो हमने जो निकाली थी उस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में आप नोट करोगे कि r स्क्वायर कोस स्क्वायर, r स्क्वायर को मैंने अंदर ले लिया उस प्रीवियस इक्वेशन से, और आप लोग नोटिस करोगे कि हमने जो पूरी जो ज्योमेट्री ली थी, जो हमने पहले यहाँ डायग्राम बनाया था, ये वाला डायग्राम बनाया था, उसमें हमने जो ज्योमेट्री जो हमने ली थी वो ज्योमेट्री क्या ली थी, पूरी की पूरी स्फेरिकल ज्योमेट्री ली थी, यानी कि स्पेयर लिया था। और स्पेयर के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जो हम खुद जानते हैं, वो हम ठीक इस प्रकार लिखते हैं, वो लिखते हैं z r cos थीटा, जो x होता है वो लिखते हैं अपन r sin थीटा, और cos फाई, और y जो होता है वो होता है r sin थीटा sin फाई। जो थीटा है वो z एक्सिस से लगा हुआ कोण है, और फाई है जो वहां y और z एक्सिस से लगा हुआ जो कोण है। ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है r cos स्क्वायर थीटा, वो अपन z में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, यानी कि इस इक्वेशन को हम फिर से लिख सकते हैं। इस इक्वेशन के लिए तो क्वाड्रुपल जो मोमेंट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आपका रो r और 3 जो ये है वो z स्क्वायर हो जाएगा, और आपका ये माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, और ये डेल्टा v। यानी कि क्वाड्रुपल मोमेंट जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है पूरा आपका इस z और इस r के ऊपर। यानी कि इस पूरे फॉर्मूले में कुछ पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे नंबर 1 कंडीशन में लेता हूं, मैंने यहाँ नंबर 1 कंडीशन ली कि 3z स्क्वायर जो है 3z स्क्वायर बराबर हो जाए r स्क्वायर, यानी कि 3z स्क्वायर बराबर हो जाए r स्क्वायर। इस कंडीशन को जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो क्या होगा, 3z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, यानी कि पूरा क्वाड्रुपल जो मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, शून्य, जीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्वाड्रुपल मोमेंट क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। यानी कि अगर एक्सपेरिमेंटली हम अगर किसी भी न्यूक्लियस का अगर क्वाड्रुपल मोमेंट निकाल रहे हैं और उसका क्वाड्रुपल मोमेंट अगर क्या आ रहा है, अगर जीरो आ रहा है उसका मतलब क्या हुआ, वो न्यूक्लियस की जो शेप है वो टोटली स्फेरिकल है, यानी कि वो टोटली क्या है, पूरा का पूरा गोल है, पूरा का पूरा स्फेरिकल है, जो कि अपनी पहली कंडीशन से मिलता है। नंबर 2 कंडीशन क्या हो सकती है, नंबर 2 कंडीशन ये हो सकती है कि आपका 3z स्क्वायर ग्रेटर देन r स्क्वायर, ये आपकी दूसरी कंडीशन हो सकती है कि 3z स्क्वायर ग्रेटर देन r स्क्वायर, यानी कि आपका जो z एक्सिस है वो क्या हो रहा है, वो बड़ा है किससे, r एक्सिस से, यानी कि ठीक इस पर इसकी जो शेप बनेगी वो ठीक इस प्रकार बनेगी, जहां आप देख रहे हैं z एक्सिस जो है वो ज्यादा लंबी है उसके r एक्सिस से उससे, और ये जो बनती है वो हमेशा कंडीशन बनती है, वो बनती है प्रोलेट की बनती है। यानी कि प्रोलेट को मैं कहूँ अगर तो डोसे की तरह, जो डोसा होता है ना आपका, जो स्टिक इस प्रकार की तो हमेशा वो आपका प्रोलेट की तरह बनती है। यानी कि इस कंडीशन को रखने पर तो क्वाड्रुपल जो मोमेंट होता है वो क्या होगा, ये वाली कंडीशन में 3z का जो है वो ज्यादा है किससे, r स्क्वायर से, तो ये जो क्वाड्रुपल मोमेंट वो क्या आएगा, वो प्लस में आएगा, यानी क्वाड्रुपल ग्रेटर देन 0 आएगा। इस कंडीशन में क्या बनेगा आपका, प्रोलेट बनेगा। क्या बनेगा आपका, प्रोलेट बनेगा। और यहां पर आपका क्या बनेगा, यहां पर आपका स्फेरिकल। ठीक
ठीक है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन न्यूक्लियस क्या होगी, प्रोलेट की तरह होगा। और जो नेक्स्ट कंडीशन है वो नंबर 3 कंडीशन क्या है आपकी, वो है 3z² लेस देन r²। यानी कि यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो r² वो बड़ा है और z² कम, यानी कि वो काफी ऊपर से पिचक गया और इधर से वो काफी फैल गया है। उस कंडीशन में आप नोट करोगे वो एक ऑमलेट की तरह हो जाता है, इसको बोलते हैं कि एक आमलेट की तरह हो जाता है, यानी कि उस वक्त क्वाड्रेटिक मोमेंट है वो लेस देन 0 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए 3z² जब कम होगा तो ये टर्म बड़ा होगा, ये टर्म बड़ा होगा अगर तो क्या होगा, वो जो ये वाला पार्ट माइनस वाला पार्ट बड़ा होगा तो ये टर्म किसमें आएगा, 0 से कम, यानी कि माइनस में आएगा। ये कंडीशन किसके लिए होती है, और ऑमलेट के लिए कंडीशन होती है। तो यानी कि क्वाड्रेटिक मोमेंट का जो मेन रोल है वो रोल ये है कि न्यूक्लियस की शेप का पता लगाने के लिए हम क्वाड्रेटिक मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रखता है। अब एक चीज और नोटिस की गई, अगर हम थोड़ी सी क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प लेते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्पिन एंगुलर मोमेंटम पढ़ा, हमने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा, इन प्रॉपर्टीज जो है वो क्वांटम की प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम अगर यूज करते हैं हम अगर, तो जो हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है कि जो न्यूक्लियस है उसमें जो एंगुलर मोमेंटम का जो क्वांटम नंबर असाइन किया गया जो होता है जे होता है, जो वो नंबर असाइन किया गया है, उस नंबर के रेफरेंस में हम अगर क्वाड्रेटिक मोमेंट को अगर सोल्व करते हैं हम अगर, तो हमें ये मिलता है कि जो क्वाड्रेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है जो हमें ये मैथमेटिकली मिल रही है, उस मैथमेटिकली वैल्यू से कुछ क्वाड्रेटिक मोमेंट हमें कम मिलता है, कुछ क्वाड्रेटिक मोमेंट क्या मिलता है, कम मिलता है। इस रीजन को, यानी कि रूल तो क्या होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में जितना क्वाड्रेटिक मोमेंट हमें मिल रहा है उतना ही हमें क्या मिलना चाहिए, प्रयोगों द्वारा उतना ही हमें क्वाड्रेटिक मोमेंट हमेशा एक्सपेरिमेंट में मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसके लिए ये डायग्राम आपको दिखाया गया है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक जो प्रोलेट जो है जिसकी जो जेड एक्सिस दिखाई जा रही है आपको डॉटेड डॉटेड दिखाई जा रही है, और एक जो है उसके सेंटर से एग्जैक्ट सीधी जो जेड लाइन जा रही है ऊपर, यानी कि वो प्रोलेट तो बना है, यानी कि उसका क्वाड्रेटिक मोमेंट जो है वो उसकी वैल्यू प्लस में है, तो वो किसकी शेप का बना, प्रोलेट बना। लेकिन वो एग्जैक्टली खड़ा नहीं जो पहले हमने देखा था, यानी कि हमने इसके लिए ये वाली कंडीशन देखी थी हमने कि वो एग्जैक्टली क्या होगा, जेड एक्सिस हमेशा अलाइन होगी वहां पर। लेकिन जो नया वाला जो हमारा केस है उसमें देखो कि वो जेड एक्सिस अलाइन नहीं है, वहां पर कुछ वो टिल हुआ है, थोड़ा सा वो झुका हुआ है। और उस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने के लिए हमने जो फॉर्मूला जो ड्राइव किया, यानी कि उस क्वांटम नंबर का यूज करके वो फॉर्मूला ड्राइव किया हमने QJ, यहाँ पर क्वाड्रेटिक मोमेंट है वो किसी क्वांटम नंबर J के लिए किया, और वो क्या होगा, वो हमारा द्वारा निकाला गया जो एक क्वाड्रेटिक मोमेंट है वो उसके बराबर होगा, लेकिन कुछ मायनों में वो क्या होगा, कुछ मायनों में बराबर होगा। उसके लिए जो कंडीशन लिखी गई वो लिखी गई 2J+1 है, J-1 ये कंडीशन उसके लिए लिखी गई। और आप यहाँ पर जो नोट करेंगे वो ये करेंगे कि J की जो वैल्यू है उस पर हमारा जो ओरिजिनल जो एक्सपेरिमेंट हमें मिल रहा है वो डिपेंड कर रहा है, जो कि इस अपने द्वारा थ्योरेटिकली निकाले गए क्वाड्रेटिक मोमेंट का कुछ पार्ट होता है। अब यहाँ पर आपके J की वैल्यू को आप जितना असाइन करेंगे उसी पे डिपेंड करेगा कि वो क्या होगा। जैसे मान लिया अगर आपने J की वैल्यू अगर आपने 1 रख दी है तो क्या होगा, 1 - 1 क्या होगा, 0, यानी कि पूरा क्वाड्रेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, यानी कि वो कौन सी कंडीशन आ जाएगी आपकी, वो स्फेरिकल वाली कंडीशन आएगी आपकी, क्या होगी, स्फेरिकल वाली कंडीशन होगी, यानी कि J की वैल्यू पर सब कुछ डिपेंड करता है। ये क्वांटम में किया गया। इसके अलावा और भी क्वाड्रेटिक मोमेंट के कुछ जो परिणाम निकाले गए हैं, उन परिणामों में ये नोट किया गया है कि जो भी न्यूक्लियस है जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो अगर मैजिक नंबर हो, अगर यानी कि वो क्या हो, नंबर एक वो क्या है, मैजिक नंबर हो। अगर मैजिक नंबर कौन कौन से होते हैं, मैजिक नंबर होते हैं आपके 2, 8, 20, 28,
50, 82 एंड 126, ये आपके मैजिक नंबर होते हैं। यानी कि जो आपका ए है, एटॉमिक नंबर ए है, वो अगर ये होता है, अगर उन सभी का क्वाड्रुपल जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका Q बराबर 0। वो क्या होगा आपका 0, यानी कि इस प्रकार के सभी जो एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियस की जो शेप होगी वो आपके इस नियम से क्या होगी, स्फेरिकल, टोटली वो क्या होगी, स्फेरिकल शेप होगी। और अगर हम किसी भी दो मैजिक नंबर के बीच में, यानी कि मान लिया आप जो 20 और जो 28 दो मैजिक नंबर है, मैं 20 का एग्जांपल लूँ और 28 का एग्जांपल लूँ, इन दोनों के बीच में अगर मैं कहूँ अगर कि जो न्यूक्लियस की शेप किस प्रकार होगी, तो मान लिया कि ये 20 वाला है, इसके लिए क्या होगी, टोटली वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा टोटली वो। और जो मैं अगर यहाँ पर 28 के लिए लेता हूँ वो भी क्या होगा, टोटली क्या होगा, पूरा का पूरा स्फेरिकल होगा। और मैं 20 से 28 की ओर बढ़ता हूँ तो क्या होगा, इसकी शेप कुछ इस प्रकार होती जाएगी, यानी कि वो क्या बन जाएगा, पहले वो ऑबलेट की तरह हो जाएगा और फिर क्या होगा, फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, प्रोलेट की तरह हो जाएगा और वो वापस फिर किस में कन्वर्ट होगा, स्फेरिकल में कन्वर्ट होगा। यानी कि ये एक एक्सपेरिमेंटल ये ऑब्जर्व किए गए हैं। यानी कि पहले ये क्या होगा, स्फेरिकल होगा, फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, इसकी जेड एक्सिस कम होती जाएगी और वो प्रोलेट की तरह बिहेव करेगा, और फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ ऊपर जो जेड एक्सिस वापस खुलेगी, फिर क्या हो जाएगा, वो स्फेरिकल हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर उसकी जेड एक्सिस बढ़ती जाएगी, फिर क्या होगा, वो ऑब्लेट की तरह हो जाएगा और वापस फिर किसमें हो जाएगा, वो ये 0, मतलब स्फेरिकल। यानी कि ये किसी मैजिक नंबर के बीच का एक शो किया गया है। यहाँ पर हम मैजिक नंबर 50 भी ले सकते हैं हमें चाहे तो। अगर ये हमने एक्सपेरिमेंटली जो क्वाड्रल मोमेंट्स निकाले गए उनका हम परिणाम देखें। और भी कुछ जो है वो क्वाड्रल मोमेंट के जो परिणाम हैं जो कि ठीक इस स्लाइड में आपको ठीक इस प्रकार दिखाई देंगे। जैसे नंबर 1, जो क्वाड्रल मोमेंट है वो न्यूक्लियाई का, वो जनरली इंक्रीज होता है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में बढ़ते हैं। जब प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ते हैं तब क्वाड्रल मोमेंट की जो वैल्यू है वो भी क्या होती है, आपकी बढ़ती हैं। और जो भी मैजिक नंबर होते हैं, यानी कि मैजिक नंबर जो 2, 8 जो मैंने बताए थे अभी आपको, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर मैजिक नंबर है अगर, तो उनके लिए जो क्वाड्रुपल जो मोमेंट है वो क्या होता है, 0 होता है, जिसकी डिस्कस मैंने पहले भी किया। और उनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है। और जो क्वाड्रुपल मोमेंट जो हैवी न्यूक्लियस का है, नंबर 3 पर है आपका, जो भी हैवी न्यूक्लियस है, यानी कि जिनका एटॉमिक जो नंबर है वो 100, 150 से ऊपर हो या फिर 200 के भी ऊपर, 200 के आसपास हो, उन सब के लिए क्वाड्रुपल मोमेंट की जो वैल्यू है जितनी हमें प्राप्त होनी चाहिए उससे ज़्यादा प्राप्त होती है हमें। तो यानी कि इसका मतलब है कि उनमें जो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, वो एसिमेट्रिक है। जो हमने जो अप्रोच ली थी कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहाँ पर इनकी वैल्यू ज़्यादा मिलने का हम ये पता लगाते हैं कि उनमें क्या है, उनमें चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और फाइनली जो क्वाड्रुपल जो मोमेंट है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी जो यूनिट होती है वो हमेशा बार्न में आंकी जाती है, यानी कि लिखी जाती है BARN, जो कि बहुत ही छोटी यूनिट है। यानी कि एक जो बर्न होता है वो होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। ये क्वाड्रुपल मोमेंट की यूनिट होती है जो कि यूज की जाती है। तो हमने आज क्वाड्रुपल मोमेंट का एक डेरिवेशन पढ़ा और क्वाड्रुपल मोमेंट का जो हमने इम्पोर्टेंस पढ़ा और उसके एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से मैचिंग का हमने आज डिस्कस किया। थैंक यू।